हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हेलिक्स में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सबसे बेसिक चैप्टर, या मैं यूं कहूं कि एक ऐसा चैप्टर जिसके बिना केमिस्ट्री की कल्पना भी कर पाना संभव नहीं था। क्या है वो चैप्टर? वो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको करने के बाद आप पूरी केमिस्ट्री के अंदर किसी भी कॉन्सेप्ट को बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि अगर जब हम बेसिक्स की बात करते हैं तो हमारे सामने मात्र दो चैप्टर आते हैं। कौन से हैं दो चैप्टर? पहला है पीरियोडिक टेबल एंड द सेकेंड वन इज केमिकल बॉन्डिंग। ये मैं आपको यकीन दिला देता हूं कि ये दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट्स इन दो चैप्टर से क्लियर कर लिए हैं तो इसके बाद आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर आपको पढ़ने के लिए किसी भी प्रकार के टीचर की सहायता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दो चैप्टर अपने आप में पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक कॉन्सेप्ट को समेट के रखते हैं। तो मैं आपको यहां पर इस प्लेटफॉर्म पे इन दो चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। बिल्कुल बेसिक से हम बात करने वाले हैं। इससे पहले इतना बेसिक से यूट्यूब के इतिहास में आज तक किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल की किंगडम। तो जब हम आज की डेट में पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। क्या ये शुरू से बिल्कुल ऐसे ही दिखती थी? जी नहीं। शुरुआत में हमारे पास कुछ ही एलिमेंट्स नोन थे जिन्हें अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट ने, या फिर उनसे भी पहले जब हम बात करते हैं तो कुछ एक फिलोसोफर्स ने अपनी अपनी थ्योरीज दी और इन एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा। लेकिन कुछ समय के बाद जब दूसरे साइंटिस्ट आए या पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट हुआ तो उनकी थ्योरीज धीरे धीरे करके फेल होती गई। शुरुआत हुई थी ग्रीक फिलोसोफर्स से, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके साइंटिस्ट आते गए और आज 2025 में हमारे सामने जो पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है, जिसमें अगर हम ध्यान से देखें तो 118 एलिमेंट्स नोन है। हालांकि नोन इससे भी ज्यादा एलिमेंट्स है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में जो गिवन है वो है 118। अगर आपके नीट या जेई जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आता है और अगर ऑप्शन के अंदर 118 एलिमेंट्स दिया हुआ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज की डेट में कितने एलिमेंट्स नोन है, आपको जवाब सिर्फ यही देना है। क्योंकि जितने भी एनटीए एग्जामिनेशंस कंडक्ट करता है उसके अंदर वो एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोलता है, चाहे एनसीईआरटी में बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि बहुत सारी मिस्टेक्स गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या फॉलो करना है? सबसे पहली चीज क्या है? 118 एलिमेंट्स। तो आज हम कुछ इस प्रकार की पीरियोडिक टेबल देखते हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊं, मैं आपको आज दिखने वाली जो पीरियोडिक टेबल है, जिस प्रकार से हम आज इसको देखते हैं, उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें बता देने वाला हूं, ताकि आप होमवर्क के तौर पे 1 to 30 एलिमेंट्स एटलीस्ट 1 to 30 एलिमेंट्स एटलीस्ट आप याद कर लें विद देयर सिंबल, with their atomic number and with their electronic configuration। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री को हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा। मैं पीवाईक्यूज की बात आपके सामने करने वाला हूं और साथ में मैं वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके अगले साल एग्जाम में आने वाले हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है वो इतिहास है, हमें भविष्य की बात करनी है। ठीक है, तो वी आर मोर फोकस्ड ऑन द फ्यूचर। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो आपके अगले साल नीट में या जेई एग्जामिनेशन में दिखने वाले हैं।
तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पीरियोडिक टेबल को रीड कैसे किया जाता है। पीरियोडिक टेबल को रीड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कुछ यहां पर हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं। तो जब हम इन्हें देखते हैं तो हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, दो कैटेगरी क्या है? फर्स्ट वन इज ग्रुप एंड सेकेंड वन इज पीरियड। क्या हम बोलेंगे? फर्स्ट वन इज ग्रुप एंड सेकेंड वन इज पीरियड। तो जब हम इस टेबल को ध्यान से देखते हैं और अप टू डाउन मूव करते हैं, जब हम इस पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन मूव करते हैं तो ये जो हमें आप देख पा रहे हैं ना, ये वर्टिकल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, ये कौन सी इसमें आपको देखने को मिलेंगे? वर्टिकल कॉलम्स में देखने को मिलेंगे। हम इन कॉलम्स को अप टू डाउन आने वाले कॉलम्स को हम बोलते हैं ग्रुप। हम इन्हें क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जब हम इस पीरियोडिक टेबल को लेफ्ट टू राइट देखते हैं, देख रहे हो आप, बहुत सारी हॉरिजॉन्टल रोज देखने को मिल रही हैं आपको। तो हम इन हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं? हम इन हॉरिजॉन्टल रोज को बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या हम इनका नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे हमने यहां पर बोला 118 एलिमेंट्स नोन हैं, तो क्या हम ग्रुप और पीरियड्स का नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या हम इनको काउंट कर सकते हैं? तो बताओ, ग्रुप्स यहां पर आपको कितने देखने को मिल रहे हैं? वर्टिकल कॉलम्स आपको कितने देखने को मिल रहे हैं? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो जो वर्टिकल कॉलम्स है यानी कि जो ग्रुप्स हैं, उनका नंबर मैं कितना लिख दूं यहां पर? उनका मैं नंबर लिख देता हूं, नंबर इन कितना है? 18 है। अच्छा, उसके बाद में अगर पीरियड की बात करूं तो जो मुझे यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइंस देखने को मिल रही है लेफ्ट टू राइट, उनका नंबर कितना है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सर 9 है? जी नहीं, यहीं पर आप गलती कर देते हैं। एक्चुअल में ये 9 नहीं, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 57 टू 71। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 57 टू 71। और यहाँ पे देखो कौन सी सीरीज है? पहले सबसे पहले इसका नाम बताओ। इसका नाम है लेंथेनाइट सीरीज। क्या नाम है? लेंथेनाइट सीरीज है। कितने से कितने तक? 57 टू 71। इसका मतलब क्या? ये जो आपको कॉलम देखने को मिल रहा है, या ये जो आपको पोजीशन देखने को मिल रही है, या ये जो आपको बॉक्स देखने को मिल रहा है, ये जितनी भी एलिमेंट्स यहां पर आपको लेंथेनाइट सीरीज के अंदर देखने को मिल रहे हैं, वो सारे के सारे इसी जगह पर हैं। और सेम 89 टू 103 जिसको हम एक्टिनाइट सीरीज बोल रहे हैं, वो भी इस ही बॉक्स में देखने को मिल रही हैं। इसका मतलब ये दो अलग पीरियड नहीं है, ये हैं 6th और 7th नंबर के पीरियड के ही सब पार्ट हैं, जिन्हें हम यहां पर एडजस्ट नहीं कर पाए थे, इसलिए हमने इनको अलग से रख दिया है। आखिर ये क्यों रखा गया, इसकी कहानी हम इस चैप्टर में आगे देखने वाले हैं। क्या इतना समझ में आता है? तो अगर मैंने ग्रुप्स यहां पर 18 देखे तो मैं पीरियड का नंबर क्या 7 लिख दूं? अरे क्या थाला फॉर अ रीजन बना दूं इसको? कुछ रोहित और कोहली फैन आ जाएंगे, सर थाला का नाम लिया और हमारे रोहित और कोहली को छोड़ दिया। खैर, उनका यहां पर कुछ नहीं हो सकता, वो क्रिकेट में ही घुसे रह सकते हैं। चलिए आगे हम एक बार बात करते हैं। तो जब हम पीरियोडिक टेबल को रीड करते हैं तो हम इसे रीड करते हैं लेफ्ट टू राइट। हम इसे कैसे रीड करते हैं? लेफ्ट टू राइट हम रोज के अंदर आगे बढ़ते हैं, जब वो रो खत्म हो जाती है तो उसके नीचे वाली रो पे लेफ्ट कॉर्नर पे वापस आ जाते हैं। क्या इतना समझ में आता है? देखो यहां पर आपको हर एक बॉक्स के अंदर आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। क्या है वो चीजें? सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक नंबर देखने को मिलेगा जिसको हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या है? जस्ट एक सीरियल नंबर है हर एक एलिमेंट का।
उसे हम क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 118 तक जा रहा है। तो 1 से 18, 118 तक ये जो नंबर है ये जा रहा है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला, कहाँ से कहाँ रीड करेंगे, लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे। यहाँ पर देखो हीलियम, हीलियम के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। फिर हम नीचे आ जाएंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सबके ऊपर हम ये नंबर देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहां पर क्या है, यहां पर है एटॉमिक सिंबल। मतलब हम उस एटम का पूरा नाम ना लिखकर या उस एलिमेंट का पूरा नाम ना लिखकर सिर्फ एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक सिंबल बोलेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहां पर क्या लिखा हुआ है, उसका नाम भी लिखा हुआ है सिंबल के साथ में, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। और सबसे लास्ट में यहां पर इनका एक एटम का मास लिखा हुआ है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक एटम का मास। क्या इतना समझ में आता है, क्या इतना समझ में आता है? फटाफट से कमेंट्स के अंदर आप लोग अपने डाउट्स छोड़ सकते हैं अगर कुछ समझ नहीं आया है तो। चलिए एक बार आगे चलते हैं। तो मैं अब आपको कुछ इसके अंदर सिमिलैरिटीज दिखाने वाला हूं कि किन एलिमेंट्स में कुछ प्रकार की सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये पीरियोडिक टेबल हॉरिजॉन्टल रोज और जो कॉलम्स में देखने को मिल रही है, वो सभी कॉलम और रोज बराबर नहीं देखने को मिल रहे। अरे यहां पर देखो, यहां पर देखो, सब एक लाइन में है लेकिन यहां पर आड़े तिरछे हो गए। इसका मतलब क्या है कि यहां पर कुछ ना कुछ ग्रुपिंग हो रखी है कुछ एलिमेंट्स की। यहां पर क्या हो रखी है, ग्रुपिंग हो रखी है कुछ एलिमेंट्स की, और उन ग्रुपिंग को हम बोलते हैं ब्लॉक्स। क्या बोलते हैं हम उन्हें, ब्लॉक्स बोलते हैं। क्या है वो ब्लॉक्स, एक बार हम लोग ब्लॉक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जब लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है ये ब्लॉक, इन दो ग्रुप्स का ब्लॉक। ये दो ग्रुप्स का ब्लॉक है, इसका नाम होता है एस ब्लॉक। क्या नाम होता है, एस ब्लॉक। आखिर इसका नाम एस ब्लॉक ही क्यों पड़ा, क्योंकि इन एलिमेंट्स के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में जा रहा है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में जा रहा है, इसलिए इनका नाम एस ब्लॉक पड़ा। ठीक है सर, एस सबशेल में जा रहा है, हमें तो एस के बारे में कुछ अता पता नहीं है। तो आपने क्लास स्टार्ट करी है, बहुत ही जल्द पता लग जाएगा। ठीक है, एक बार हम और ग्रुपिंग्स देख लेते हैं या और ब्लॉक्स देख लेते हैं। जब आप इस पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में आएंगे तो यहां पर आपको 6 ग्रुप्स का एक और ब्लॉक देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलेंगे पी ब्लॉक। जिसे हम कौन सा ब्लॉक बोलेंगे, पी ब्लॉक। तो सर जैसे एस ब्लॉक के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जा रहा था, क्या यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। अरे बिल्कुल जा रहा है। सेम इसी तरीके से यहां पर हम एक और ग्रुपिंग देखेंगे जिसके अंदर 10 ग्रुप्स आने वाले हैं, और इस ब्लॉक को हम बोलने वाले हैं डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक। क्या इसका मतलब सर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। और लास्ट ग्रुप हमें नीचे यहां पर देखने को मिलता है, जिन्हें हम लेफ्ट टू राइट बॉटम साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं, जिसके अंदर लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज आती हैं, और इस ब्लॉक को हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। इसको हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो यहां पर हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो गए हमारे पास 4। सबसे पहले कौन सा, एस ब्लॉक, उसके बाद में पी ब्लॉक, उसके बाद में डी ब्लॉक, एंड देन एफ ब्लॉक। अगर हम ध्यान से देखें तो ये पीरियोडिक टेबल इन्हीं 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइडेड है। और ये जो ब्लॉक्स हैं, इन ब्लॉक्स में प्रेजेंट एलिमेंट्स साथ में
एक दूसरे के साथ में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज सेम शो करती है। इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं सिमिलर होती है, इसीलिए हमने इनको एक ग्रुप में या एक ब्लॉक में डाल के रखा है। क्या इतना समझ में आता है? सर आपने अभी तक ये तो बताया नहीं कि सर सब शेल क्या होता है। तो चलो एक छोटी सी कहानी देखते हैं, आपके एड्रेस की कहानी, कि आप अगर मान लो कुछ ऑनलाइन मंगवाते हैं तो आप एक डिलीवरी बॉय को अपना एड्रेस कैसे समझाते हैं? कैसे समझाते हैं भैया? सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपने सिटी का नाम बताते हैं कि हमें इस सिटी के अंदर हमारा पार्सल डिलीवर चाहिए। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या आप सिटी के अंदर इकलौते रहते हैं? नहीं सर, हम तो बहुत सारे लोग रहते हैं। तो क्या वहाँ पर बहुत सारे गली मोहल्ले होंगे? बिल्कुल हैं सर, हमारे बहुत सारे गली मोहल्ले हैं। और उन गली मोहल्लों में क्या बहुत सारे घर होंगे? सर बिल्कुल बहुत सारे घर हैं। तो जैसे आपके एड्रेस के अंदर आपको एक एक प्रॉपर चीज को मेंशन करना होता है, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का भी एक एड्रेस होता है। जब हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के, किसी शेल के, किसी सब शेल के, किसी ऑर्बिटल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी शहर की, किसी गली के, किसी घर के, किसी कमरे के, किसी बेड के ऊपर आप लेटे हुए हैं। क्या समझ में आ रहा है? तो अगर मैं बोलूं कि एटम बराबर आपका शहर, अरे एटम जो है वो आपका सिटी है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में मैं बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रीट्स हैं, बहुत सारी वहां पर गलियां हैं, ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ पर लाना पार्सल हमारा। तो उसके बाद हम जैसे स्ट्रीट्स की बात करते हैं, जो स्ट्रीट्स की बात हम कर रहे हैं वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर है शेल्स। वो यहाँ पर क्या है, शेल्स हैं। आपने क्लास 9th और 10th में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है कि हमारे पास में ये जो न्यूक्लियस होता है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। किन के अंदर रिवॉल्व करते हैं? ये कुछ एक शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। किसके अंदर रिवॉल्व करते हैं? ये शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। और इन शेल्स का नाम क्या आप लोगों ने KLMN डिसाइड किया था? अरे क्लास 9th और 10th याद है या भूल गए? तो आपने क्लास 9th और 10th में KLMN के नाम से इन शेल्स को डिवाइड किया था। आज मैं उसी को और सिंप्लीफाई कर देता हूं। और वो सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है? सिंपली जो आपने KLMN बोला था उसे मैं 1 2 3 4 बोल देता हूं, ताकि याद रखने में आसानी हो। बहुत अच्छी बात है। आखिर इन शेल्स का मतलब क्या है? शेल्स एक्चुअल में होती क्या है? हमने तो ये देखा है कि एक न्यूक्लियस है, उसके अराउंड गोल गोल से सर्कल बना दिए, उन्हें शेल्स बोल दिया। इसमें इस शेल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस शेल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस शेल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर हमें तो आज तक समझ नहीं आया कि शेल्स का मतलब क्या होता है, बस बता दिया गया है कि कवरिंग है, ये गोला सा बना देना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भर देना है। तो शेल्स का जो एक्चुअल मतलब होता है, ये जो शेल्स हैं वो है एनर्जी लेवल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, आप क्या करोगे? उछलते फिरोगे। अरे जब एनर्जी होती है तब सोते हो, या एनर्जी खत्म हो जाती है तब सोते हो? अरे मम्मी बोलती है बेटा घर में आ जा। नहीं 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 मम्मी, मैं तो नहीं आऊंगा, मैं तो बाहर खेलने जा रहा हूँ। अरे क्यों जा रहे हो? आपका जो घर है वो आपके लिए एक स्टेबल पोजीशन है। आप अपने घर पे शाम को बेड पे जाके सो जाते हो, आप बेड के साथ में स्टेबल हो। क्यों स्टेबल हो? क्योंकि आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है। अरे बाहर खेलने गए हो, क्या एनर्जी खत्म हो जाती है तब खेलने जाते हो, या जब एनर्जी फुल होती है आपकी बॉडी में तब खेलने जाते हो? मतलब आपकी स्टेबल पोजीशन से जितना दूर जा रहे हो उतनी ही ज्यादा आपके अंदर क्या है? एनर्जी है। उतनी ही ज्यादा आपके अंदर क्या है? एनर्जी है। और जितना पास आते जा रहे हो उतनी आपकी एनर्जी कम होती जा रही है। तो ये जो शेल्स हैं वो एक्चुअल में क्या हैं? शेल्स जो हैं वो एक्चुअल में क्या है बच्चों? वो है एनर्जी लेवल्स।
एनर्जी लेवल्स। किसके एनर्जी लेवल? इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल। फिजिकली जब हम देखते हैं तो ऐसी कोई लाइंस नहीं बनी होती है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो। ये एक हमारी इमेजिनेशन है कि भैया अगर एनर्जी लेवल इतना है तो ये इतना दूर है न्यूक्लियस के, एनर्जी और आ गई तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन और दूर चला गया। इसका बेसिक मतलब सिर्फ इतना ही है। तो चलो, हम एक शहर की कुछ गलियों में आ चुके हैं। अब इन गलियों के अंदर कुछ एक घर है। इन गलियों के अंदर क्या है? कुछ एक घर है। उन घरों को हम क्या बोलते हैं? सब शेल बोलते हैं। उन घरों को हम क्या बोलते हैं? सब शेल्स बोलते हैं। उन घरों को हमने क्या बोला? सब शेल बोला। मतलब ये जो आपको गलियां देखने को मिल रही हैं, अरे गालियां नहीं, गलियां। अरे बहुत सारे बच्चे तुम में से गालियां तो नहीं सुन रहे हो, मतलब अपनी लाइफ में तो सुन रहे होगे, मान लिया। यहाँ पे गलियां सुनना है ना, स्ट्रीट्स फॉर द पॉश स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे इन गलियों को तो इनके अंदर कुछ एक सब शेल्स देखने को मिलेंगे। उन सब शेल्स के नाम क्या क्या हैं? उन सब शेल्स के नाम है एस, पी, डी एंड एफ। ये उन सब शेल्स के नाम हैं। अच्छा, उन सब शेल्स के अंदर सबके पास में अपने अपने घर हैं। सभी गलियों में अलग अलग प्रकार के घर हैं। ठीक है। उन घर को हम डिनोट करेंगे ऑर्बिटल्स से। यहां पर क्या है? ऑर्बिटल्स है। यहां पर देखो, सबसे पहले एटम के अंदर शेल आया है, शेल के अंदर सब शेल आया और इनके अंदर ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। अब बात थोड़ी सी सीरियस होती जा रही है। ठीक है। और ऑर्बिटल्स जो हैं ये आपके कमरे हैं। ये क्या है? आपके रूम्स हैं। और हर एक रूम में हमने लगा रखा है एक डबल बेड। हमने क्या लगा रखा है? डबल बेड, जहां पर दो लोग सो रहे हैं आराम से। इसका मतलब हर एक ऑर्बिटल की जो कैपेसिटी होगी वो कितने लोगों की होगी? 2 पर्सन। मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अरे यहाँ पर हेडिंग तो लगा लो रे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। बाद में बोलोगे कि सर हमें कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट कौन सा था यही नहीं पता हमें तो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की एक हेडलाइन लगा लो, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। क्या है? देखो, ये जो एसपीडीएफ हैं, इनमें से कोई गरीब आदमी है, कोई मिडिल क्लास है, कोई अमीर आदमी है। मतलब किसी के पास में 1 BHK है, किसी के पास में 3 BHK है, किसी के पास में अपना विला है, किसी के पास में अपना पूरा बिल्डिंग है। ठीक है। तो जब हम इनको ध्यान से देखते हैं तो ये जो एस है ये बहुत ही गरीब इंसान है। इसके पास में है मात्र एक कमरा, एक कमरे में अपना जीवन गुजारता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं पी की, तो पी के पास में थोड़े से ज्यादा पैसे हैं। ये एक मिडिल क्लास आदमी है और इसके पास में 3 BHK का घर है। अरे ये जो रूम्स देखने को मिल रहे हैं ना आपको, यही ऑर्बिटल्स हैं। इन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। शेल्स में रिवॉल्व नहीं करते हैं, इन ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है। चलो, डी जो है भैया और पैसे वाला है। इसके पास में 5 कमरे हैं। ठीक है। कितने कमरे हैं इसके पास में? 5 कमरे हैं। और जो एफ है भैया अंबानी है, ये तो एंटीलिया लेके बैठा हुआ है। कितने हैं इसके पास में? 7। तो क्या आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया? यहां पर देखो, 1, 3, 5 एंड 7 ऑड नंबर्स में इंक्रीज हो रहा है। अरे कैसे इंक्रीज हो रहा है? ऑड नंबर्स में इंक्रीज हो रहा है। और मैंने क्या बोला कि हर एक रूम में डबल बेड है। डबल बेड मतलब 2, डबल बेड मतलब 2। अरे अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कि एस के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 1 × 2 कितना आ गया?
2 आ गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं पी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उनका नंबर कितना होता है, 6 होता है। यहां पर कितना हो जाएगा बताओ फटाफट से। अरे क्या ये समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट? क्या इन चारों सबशेल्स के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का पता लग गया? क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता लग गया? क्या सबशेल्स का पता लग गया? अरे पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आ गया या नहीं आ गया सबसे पहले ये बताओ। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आज के बाद में किसी भी प्रकार की दुविधा ना हो। एक छोटी सी चीज ये कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पीरियड में हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे एक सबशेल ऐड होता जाता है। यहां पर साइड में लिख सकते हैं आप। जब हम पीरियड की बात करते हैं ना, तो जब पीरियड होता है 1 तो यहां पर जो शेल होता है वो होता है के, या मैं बोलूंगा अब से 1, यानी कि फर्स्ट शेल होता है। के को हमने क्या नंबर दे दिया, 1 2 3 4, इस तरीके से हमने नंबरिंग कर दी। तो जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर कौन से सब शेल होते हैं, तो फर्स्ट के अंदर सिर्फ एक ही होगा भैया, फर्स्ट के अंदर सिर्फ एक ही होगा। और सबसे पहले कौन सा आया, एस आया। अरे सबसे पहले किसी भी देश में गरीब को देखा जाता है, उसके बाद में लोगों के पास में पैसा आता है, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं सेकंड पीरियड की, कुछ नहीं करना, जो नंबर ऑफ पीरियड है उतना ही नंबर ऑफ सबशेल होगा। तो यहाँ पर सेकंड सबशेल है, सेकंड शेल है तो इसके अंदर सबशेल कितने होंगे, एस एंड पी। अरे सर 2 होंगे, फर्स्ट के अंदर 1 था, सेकंड के अंदर 2 है, तो क्या थर्ड के अंदर 3 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, एस पी एंड डी। फोर्थ के अंदर क्या सर 4 हो जाएंगे, एस पी डी एंड एफ। फिफ्थ के अंदर क्या सर 4 हो जाएंगे या 5 हो जाएंगे, हो तो जाएंगे 5, लेकिन हमारे कोर्स में अभी तक सिर्फ एसपीडीएफ की बात करी है, इसके आगे हम लोग नहीं बढ़े हैं कोर्स के अंदर। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आप काउंट करोगे, देखो 2 6 10 14, ठीक है, और नंबर देखो हर एक में बढ़ता जा रहा है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो जो 118 एलिमेंट्स नोन है वहां तक पहुंचने में आपको इन 4 सबशेल के आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या इन्वेंटेड है सर, बिल्कुल इन्वेंटेड है। जो भी आज की डेट में सिंथेटिक एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं, जो साइंटिस्ट अपनी लैब के अंदर बना रहे हैं, उनके अंदर और सबशेल भी हो रहे हैं ऐड, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ताकि आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना आए। हो सकता है जेई एडवांस के अंदर एक सवाल पूछ लिया जाए, क्या पॉसिबिलिटी है इससे ज्यादा सबशेल की, हाँ तो बिल्कुल है। असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन में ये आ सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग के एल एम एन एंड डैश 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 कर देते थे, उसका मतलब भी यही था कि आगे भी इन्वेंटेड है बट हमारे कोर्स में नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं एक बार वापस से इस पीरियोडिक टेबल की। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम देख ही लिया है तो हम बड़े ही प्यार से ये जो ब्लॉक्स देखे ना हमने, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक ग्रुप, खत्म। अरे समझ में आया क्या? देखो पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एस सबशेल में जाएगा। एस सबशेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, तो बताओ 2 जा सकते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, S1 हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, S2 हो गया। अच्छा सर पूरे ग्रुप के अंदर क्या S1 और S2 ही रहेगा? नहीं, ये नंबर हम इससे देखेंगे कि नंबर ऑफ पीरियड कौन सा है। अगर फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है तो हम बोलेंगे 1S1। फर्स्ट पीरियड में कौन सा बोलेंगे, 1S1। सेकेंड पीरियड आ गया तो 2S1। अरे सर थर्ड पीरियड आ गया अब 3S1। सर फोर्थ आ गया 4S1। और ऐसे सेवंथ पीरियड तक हम यहाँ पर 1 2 3 4 एस के आगे लगाते जाएंगे। क्या सर S2 के आगे भी लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। जब हम सेकेंड पीरियड की बात करेंगे तो 2S2 लिखेंगे, थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो 3S2 लिखेंगे। अरे क्या समझ में आता है? अरे अगर इतना समझ में आता है तो आप पीरियोडिक टेबल धीरे धीरे समझने लग चुके हैं, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपको एलिमेंट्स के नंबर और नाम याद होने चाहिए। जिन लोगों को याद है आप बधाई के पात्र हैं, आपको 26 जनवरी पर आने वाली पे सम्मानित किया जाएगा लाल किले पर, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप को बुलाएंगे। चलिए उसके बाद में चलते हैं हम पी ब्लॉक पे। तो बताओ पी के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन आया, क्या हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P1 लिख दें?
बिल्कुल लिख सकते हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉन आया, बताओ P2 लिख दें क्या? थर्ड आया P3 लिख दें क्या? यहां पर P4 लिख दें, यहां पर P5 लिख दें, और यहां पर मैं तो आपको बताऊंगा ही नहीं, यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? P6 लिखेंगे। लेकिन यह बात याद रहे कि जो हीलियम है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि इसके अंदर मात्र 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अरे फर्स्ट पीरियड बताओ, सब शेल कौन सा हो सकता है? एस हो सकता है क्या? पी हो सकता है? नहीं सर, फर्स्ट के अंदर तो सिर्फ एस होता है। अरे तो जब फर्स्ट के अंदर सिर्फ एस होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पी कहां से आ जाएगा? अरे ठीक है, तो यहां पर हीलियम दिख तो रहा है पी ब्लॉक के साथ में, लेकिन वो पी ब्लॉक के साथ में नहीं है, वो पी ब्लॉक से अलग है, पी ब्लॉक के ऊपर बैठा हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉन जो है एस सब शेल में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में डी आते हैं। डी आते हैं भैया, चलो रूल के हिसाब से चलो, फटाफट से रूल के हिसाब से चलेंगे तो क्या होगा बताओ? कलर चेंज करते हैं आपके लिए, प्यारा सा ग्रीन कलर। D1, यहां पर क्या आ जाएगा? D2, देन यहां पर D3, यहां पर D4। अगर आपने ये D4 कर दिया तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, और उस गलती का नाम है D5। एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्यों आता है? तो यहां पर एक इंट्रोड्यूस होता है कॉन्सेप्ट जिसका नाम है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सब शेल्स आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स। सर समझ में ही नहीं आया, अभी समझाते हैं, हम समझाने के लिए तो हैं आपके लिए। देखो, आपके पास में जब भी कोई ऑर्बिटल की बात करता हूं, जैसे मान लो ये कौन सा ऑर्बिटल है? डी ऑर्बिटल है। जब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करता हूं तो हुंड के हिसाब से बताओ, झुंड नहीं बनाना है। अरे झुंड नहीं बनाना, सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन गया। अरे सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन गया। मैं दो कंडीशन देता हूं, एक आपके पास में है D4 और एक है आपके पास में D5। एक है आपके पास में D4 और दूसरा है आपके पास में D5। बताओ कौन सा आपको लगता है कि बहुत ज्यादा स्टेबल होगा? बताओ कौन सा आपको लगता है कि ज्यादा स्टेबल होगा? सर हमें तो कुछ ही नहीं लगता, हमें तो लगता है पीरियोडिक टेबल एक बर्बाद चैप्टर है, हमें बर्बाद करके रख रखा है, हर साल सवाल आते हैं हम सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप इनको ध्यान से देखें तो जो D5 वाला कॉन्फ़िगरेशन है, क्या आपको उसके अंदर कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में इलेक्ट्रॉन्स फील्ड दिखाई दे रहे हैं? एक और एग्जांपल देता हूं, D9 और D10 का क्या है एग्जांपल? देखो इन दोनों एग्जांपल्स में D4 और D5 और D9 और D10, इन दोनों के अंदर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी। मैंने बोला कि D5 जो है यहां पर ज्यादा स्टेबल है कंपैरिजन टू D4, और यहां पर मैंने बोला D10 जो है वो ज्यादा कंपैरेटिवली D9 के स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि यहां पर चीजें हमें ऑर्गेनाइज्ड दिख रही है। हमें क्या दिख रही है यहां पर? चीजें ऑर्गेनाइज दिख रही है। कॉन्सेप्ट है एक्सचेंज एनर्जी, जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का जो आपका सेकंड चैप्टर है उसके अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसका रीजन सिर्फ आप यहां पर याद रख लो, इसका रीजन है फर्स्ट थिंग इज ऑर्गेनाइज्ड वे, कि भैया ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है ना। और सेकंड रीजन है, ये तो फर्स्ट रीजन हो गया कि ऑर्गेनाइज है, सेकंड रीजन है एक्सचेंज एनर्जी। ये जब हम सेकंड चैप्टर के अंदर
एंथैल्पीज की बात करेंगे तो वहां पर हम देखने वाले हैं कि एक्सचेंज एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे, इससे ज्यादा बेसिक से आपको कोई भी नहीं पढ़ाने वाला है। तो अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपके बेसिक्स क्लियर हैं। जो आप रोते रहते हो ना कि हर रोज की हमें बेसिक से नहीं पढ़ाया गया इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, आज के बाद ये बहाने मत दे देना किसी भी टीचर के सामने। अरे ठीक है, सेंटी क्यों हो रहे हो तो फिर? सर ने डांट दिया। घर वाले रोज गालियां सुनाते हैं तब तो नहीं रोते तुम लोग। चलो आगे चलते हैं। तो क्या ये देखा तुमने? तो D4 ना आकर क्या होता है, D5 आ जाता है। उसके बाद वापस से ट्रेंड कंटिन्यू होता है। यहां पर क्या आएगा, D5 आएगा। यहां पर क्या आएगा, D6 आएगा। यहां पर क्या आएगा, D7 आएगा। यहां पर क्या आएगा, D8 आएगा। क्या यहां पर D9 आएगा? अरे क्या यहाँ पर D9 आएगा? नहीं आएगा। इसको वापस से मैं रेड से मार्क करके D10 लिख देता हूँ और हम आगे चल सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिख दूँ, D10 लिख दूँ। तो जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो एस के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया, पी के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया, लेकिन हमारी केमिस्ट्री तो खेलती ही एक्सेप्शंस के साथ में है, इसलिए डी के अंदर एक्सेप्शन आना बनता था। अरे क्या इतना समझ में आया? रीजन क्या है, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू, क्या किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग इट विद पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, फर्स्ट रीजन क्या हो गया, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। सेकंड रीजन इज हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव हायर एक्सचेंज एनर्जी। और ये एक्सचेंज एनर्जी क्या है, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, आपको एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 लास्ट के पेजेस के अंदर आपको राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, राइट साइड पे टॉप पे, है ना? उस डायग्राम को जाकर देखना है आपको, वहां पर कुछ तीर के निशान दिखेंगे। एक बार थ्योरी रीड करना, रीड करके आना, हम लोग उसको डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं अगर आपकी इजाजत हुई तो, वरना सेकंड चैप्टर में तो करना ही है, वहां पर तो मैं तुमसे पूछूंगा भी नहीं। ठीक है, एफ ब्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो एफ ब्लॉक के बारे में देखो, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, F1 में जाएगा सर। अरे F1 में अगर तुमने इसमें भेज दिया तो यहाँ पर कौन जाएगा? तो यहाँ पर जो लेंथेनम है और एक्टीनियम है वो डी ऑर्बिटल के पार्ट हैं, डी सबशेल के अंदर आते हैं। उसे यहाँ पर लिखने की गलती मत कर देना, इसको फिर से मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर F1 नहीं आएगा, यहाँ पर D1 ही रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, D1 ही रहेगा। ठीक है, एफ कहाँ से शुरू होता है, सीरियम और थोरियम से शुरू होता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, F1 आ जाएगा, यहाँ पर F2, और यहाँ पर F3, F4, F5, F6। सर 6 आ गया? सर आ ही नहीं सकता 6, तो आपने अभी अभी कॉन्सेप्ट समझाया था कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, डायरेक्टली क्या लिख दूं, F7 लिख दूं? क्या उसके आगे भी F7 लिख दूं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप, क्योंकि आपने हमें कॉन्सेप्ट अब समझा दिया है। और अगर फिर भी किसी को ना समझ में आए, कोई ना समझ प्राणी हो, नादान सा प्राणी हो हमारे पास में, तो वो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल 24/7 खुला है। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा है, इन केस आई एम बिजी, तो आप सीधा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय व्हाट्सएप नंबर जो है, अरे व्हाट्सएप नंबर चाहिए क्या? सीधा डाउट्स, केमिस्ट्री का कोई भी डाउट सीधा व्हाट्सएप पे पूछो, आपको वो नंबर देंगे हम इस चैप्टर को ख़त्म करने से पहले। ठीक है, चैप्टर को खत्म, चलो इस क्लास में ही दे देंगे, क्लास की एंडिंग में दे देंगे। तो क्या मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे लो रे? F13 लिख दूं क्या? नहीं लिख सकता, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, F14 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे भी F14 लिखना पड़ेगा। क्या इतना समझ में आ गया है? क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मेरे को बहुत अच्छी तरीके से आ गया है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे बहुत अच्छी तरह से आ गया है? बिल्कुल आ गया है सर। एक छोटी सी बात और, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को एक ऑर्बिटल में भेजते हैं, तो जब हम बात कर रहे होते हैं s और
पी ब्लॉक के अंदर भेजने की। मतलब एस और पी सबशेल के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन्स को भेजते हैं तो जो शेल होता है उसका नंबर होता है पीरियड के बराबर। मतलब अगर फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है तो उसके फर्स्ट शेल में ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाना है और एलिमेंट जो है थर्ड पीरियड का है तो थर्ड शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। किसमें? पी सब शेल में। एस सब शेल में। मतलब एस और पी के अंदर जब भी हम बात करेंगे तो जो पीरियड का नंबर होगा वही शेल का नंबर होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे एफ की, जब हम बात करेंगे किसकी? एफ की, या जब हम बात करेंगे डी की, मतलब देखो डी सब शेल या एफ सब शेल, इन दोनों की जब हम बात करेंगे तो सेम पीरियड और शेल नंबर नहीं होने वाला है। तो क्या होगा सर? जो डी होगा उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जाएगा n-1 सब शेल के अंदर। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं इस पीरियड की, किस पीरियड की? फिफ्थ पीरियड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो जो इलेक्ट्रॉन गया है डी सब शेल में वो जाएगा फिफ्थ से पहले वाले डी के अंदर। फिफ्थ से पहले कौन सा डी आएगा? अरे बोलो रे मेरे इंटेलिजेंट बच्चों, तो कौन सा आएगा? फोर्थ के अंदर फोर्थ आएगा। अरे आएगा। और अगर फोर्थ सब शेल आएगा तो क्या मैं उसे n-1 नहीं बोल सकता? अगर मान लो मैं यहाँ पर फिफ्थ शेल की बात कर रहा हूँ, n-1 क्या फोर्थ नहीं हो जाता है? अरे 5-1 क्या 4 नहीं हो जाता है? और अगर 4 हो जाता है तो d कौन सा होगा यहाँ पर? 4d होने वाला है। और ऐसे ही जब हम f की बात करते हैं तो हम बात करते हैं n-2। और इसी के साथ आपका एक बहुत ही लप्पू सा कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो लप्पू से सचिन की तरह खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है? बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आगे बढ़ सकते हैं? क्या हमने पीरियोडिक टेबल को देखना, रीड करना और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना समझ लिया है? क्या इतना समझ में आ गया? क्या हम इसके आगे चल सकते हैं? बिल्कुल हम इसके आगे चलने वाले हैं, क्योंकि डाउट्स तो हम यहाँ पे बता नहीं सकते, उसके लिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो हम अभी फ़िलहाल के लिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं कुछ एक चीज़ों के बारे में, और वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें हैं हिस्ट्री। वो चीज़ें क्या है? हिस्ट्री। कि भैया हिस्ट्री कैसे शुरू हुई, ये जो पीरियोडिक टेबल हम आज देख रहे हैं इसकी नीड क्यों थी, ये शुरू कैसे हुआ, बताइए। अरे ये शुरू कैसे हुआ? तो वाई क्लासिफिकेशन वॉज नीडेड? वाई क्लासिफिकेशन वॉज नीडेड, बताइए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्योंकि जब 18th सेंचुरी की बात हम करते हैं तो उस समय में मात्र 30 एलिमेंट्स के आसपास नोन थे, और आज हमने अभी देखा कितने? 118 एलिमेंट्स। अगर ये ऑर्गेनाइज ना होते तो एस पी डी एफ, क्या हम सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करते? क्या हम एक ट्रेंड सेट कर पाते? इसीलिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से आपको एक चीज़ सीखनी है कि आप अभी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो हर एक चीज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रखिएगा। कॉपियों की बात नहीं कर रहा हूँ, दिमाग की बात कर रहा हूँ। जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं उन्हें प्रॉपरली शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपके पास में 300 किताबें पढ़ने का समय नहीं होता। ठीक है, 300 कॉपियाँ भरी हुई जो आपने हैं उन्हें पढ़ने का समय नहीं होता, लेकिन एक दिन पहले हम 250-300 पेज तो रीड कर सकते हैं। अरे तुम एक चीज़ बताओ मेरे को, केमिस्ट्री के अंदर 30 चैप्टर हैं अप्रोक्सीमेटली, बायो के अंदर भी 36-37 के आसपास है, फिजिक्स के अंदर भी लगभग इतना ही है, और तुम्हारी हर एक सब्जेक्ट की लगभग 2-2 बुक्स हैं। क्या सब एक एक रात पहले पढ़ लोगे तुम? लेकिन अगर एक चैप्टर को तुमने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करके एक सिंगल पेज में कन्वर्ट कर लिया, या मैक्सिमम 2 से 3 पेज में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या उनको तो पढ़ सकते हैं? अरे अप्रोक्सीमेटली 95 चैप्टर्स हैं हमारे कोर्स में, चाहे आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या मैथ्स के लिए आप जेई के अंदर जा रहे हो।
लगभग इतने ही चैप्टर है, 90 to 95। हर एक चैप्टर अगर दो दो पेज में भी है तो लगभग कितना होता है, 190 to 200 पेजेस। इतना तो हम बड़े आराम से लास्ट के 15 दिन में रोज रिवाइज कर सकते हैं। जितना रिवीजन होगा उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, उतनी अच्छी आपकी रैंक आएगी। तो अभी से शॉर्ट नोट्स बना के चैप्टर्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दो। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, दिवाली आ चुकी है, ठीक है। तो अभी से ऑर्गेनाइज करना शुरू करो ताकि एंड में आपके पास में लोड, फ्रस्ट्रेशन और ये सब प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, ठीक है। और फिर एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे स्टूडेंट नशे काटते हैं कि हमारा तो कोर्स से मटने में नहीं आ रहा है। तो सिंपल सीधी सी बातें होती है, उनको फॉलो किया करो, सब चीज़ें पॉसिबल रहती है और सब चीज़ें ईजी रहती है। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, वही चीज़ जो हमने भी डिस्कस करी। इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट को स्टडी करना पॉसिबल नहीं था। गोल क्या था? गोल ये था कि भैया कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उनको ऑर्गेनाइज वे में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। केमिस्ट्री नीडेड इट्स ओन पीरियोडिक लॉ ऑफ नेचर, बस सिंपल से लॉज चाहिए थे जिनके बेसिस पे हम इनको डिवाइड रखें, ठीक है। क्या आगे चल सकते हैं? चलो, तो सबसे पहले कौन कौन से अटेम्प्ट्स हुए? तो सबसे पहले भैया हमारे पास में, कहीं भी चले जाओ, ग्रीक फिलोसोफर्स सबसे पहले बैठे होते हैं। सबसे पहले कौन बैठे होते हैं? ग्रीक फिलोसोफर्स। अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स में सबसे पहले कौन आए? ग्रीक फिलोसोफर्स आए। इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स देखे, इन्होंने क्या देखा? अरे हमारे आसपास तो हवा है, हमारे आसपास तो पानी है, हमारे आसपास तो आग है, हमारे आसपास तो ज़मीन है, चलो इन चार एलिमेंट्स में सबको कन्वर्ट कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया? अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर, चार कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कि भाई दुनिया में जो है बस यही है, ठीक है। क्या इतना समझ में आया? चलो, उसके जब हम आगे बढ़े तो 1789 के अंदर एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था लेवोसियर, ठीक है। इन्होंने कुछ पढ़ाई करी, अरे तुमसे ज़्यादा तो फिर भी नहीं करी। जो तुम 10वीं क्लास में चैप्टर पढ़ के बैठे हो ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इन भाई साहब की देन है। यही तुम्हारा कोर्स बढ़ा के गए थे, नंबर कटे थे ना तुम लोगों के। अगर मुझसे पढ़े होंगे तो भैया नहीं कटे होंगे एक भी नंबर। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसके अंदर इन्होंने इनको डिवाइड कर दिया। इसने बोला नहीं, जितनी भी सॉलिड चीज़ें हैं वो अर्थ नहीं हो सकती, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें भी। इसमें भी ये जो, जैसे मान लो ये जो मेरे पास में सब्सटेंस है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहा है, ये डक्टाइल है, या ये जो है ये कंडक्टर है, ये जो है ये इंसुलेटर है। इन बेसिस पे इसने डिवाइड कर दिया कि भैया कुछ तो नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ मेटल्स होते हैं, ठीक है। उसके लगभग लगभग 40 साल बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था डॉबरनेर। डॉबरनेर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने एक्चुअल में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उस समय पे उनको किसी परफेक्ट वे में डिजाइन करने की कोशिश करी। इन्होंने क्या किया कि तीन तीन एलिमेंट्स के सेट्स बनाए और ये बोला कि भैया ये जो तीन एलिमेंट्स हैं ये कुछ ना कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम शो करेंगे। अरे कैसे शो करेंगे? इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट होगा उसके मास को जब आप ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो बीच वाले का मास आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? ध्यान से देखते हैं। एनसीईआरटी में छोटी सी टेबल दे रखी है और इस टेबल के अंदर आपके पास में ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इसने बोला लिथियम का मास उठाओ भैया, पोटेशियम का मास उठाओ भैया, उन दोनों को डिवाइड बाय 2 करो, ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। ये जो आएगा ना, ये थर्ड मास जो आएगा ये सोडियम का मास होगा। अच्छा, फिर हमने देखा इसने सेकंड ट्रायड बनाया। इसको इसने क्या बोला? तीन के ग्रुप, तीन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ट्रायड बोलते हैं। तो ये कौन से ट्रायड हो गए? डोबरनेर के ट्रायड हो गए। अरे डोबरनेर कोई कुत्ता नहीं है, अरे डोबरनेर कोई कुत्ता नहीं है। यहाँ पर क्या है? कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है। ध्यान से देखो तो इसका मास देखो। चलो एक कैलकुलेशन करते हैं, एक कैलकुलेशन करते हैं। 40 प्लस 137 डिवाइड बाय 2, किसका मास आ गया? स्ट्रॉन्शियम का मास आ गया सर। क्या उसके बाद मेरे को ये देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक और ट्रायड दिख रहा है।
क्या एक और ट्रायड दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। एनसीईआरटी में 3 दिए हुए हैं, सवाल इसके बाहर से भी पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली एनसीईआरटी पे फोकस रहना है। पिछली बार एनसीईआरटी ने अपनी औकात दिखा दी है। अरे एनटीए ने अपनी औकात दिखाई कि नहीं दिखाई? कैसा पेपर बनाया था उन्होंने, एनसीईआरटी के बाहर की भी चीजें पूछ ली थी। तो क्या डॉबरनेर के सिर्फ 3 ट्रायड हैं? नहीं सर, डॉबरनेर के और भी ट्रायड हैं, जैसे कि, बताओ। इसके बाद में एक ट्रायड हमारे पास में आता है जिसके अंदर आते हैं सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। कौन कौन से एलिमेंट्स आए? सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। टोटल डॉबरनेर ने 5 ट्रायड दिए थे, जिसमें से 4 की बात हम कर चुके हैं। एक लास्ट जो है ट्रायड इसका बचता है, क्या आप में से किसी को आता है? अरे आता है क्या? तो यहां पर हम बात करेंगे फॉस्फोरस, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, तो ये टोटल 5 ट्रायड हमको देखने को मिलते हैं। क्या इतना समझ में आता है? अगर इतना समझ में आता है तो हम आगे चल सकते हैं। अच्छा, डॉबरनेर फेल क्यों हुआ? क्योंकि इसकी कुछ एक लिमिटेशंस हैं, और लिमिटेशंस क्या है कि उस समय में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी एलिमेंट्स को ये ट्रायड्स में कन्वर्ट नहीं कर पाया था। ये सिर्फ टोटल 5 ट्रायड बना पाया था, और पांचों ट्रायड आपके सामने एनसीईआरटी में 2 दिए हुए हैं, और उसके अलावा मैंने आपको 2 बता दिए हैं। अरे क्या समझ में आ चुका है इतना? क्या इतना समझ में आ चुका है? यहाँ पर आपके सामने ये ट्रायड्स प्रेजेंट है। अब हम चलने वाले हैं आगे। तो एक लाइन है जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि डॉबरनेर ने फर्स्ट टाइम किसी साइंटिस्ट ने मैथ्स के साथ में केमिस्ट्री को लिंक किया था, वो उनका नाम था डॉबरनेर। आप एक चीज़ अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे तो 40 साल का डिफरेंस है लेवोजियर और डॉबरनेर के डिस्कवरीज के बीच में। तो जो आपको आज चीज़ें बहुत सिंपल देखने को मिल रही हैं कि अरे ये छोटा सा काम है, इसको तो कोई भी कर देगा, हम ही कर देते, नहीं। ये जब स्टार्ट होती हैं चीज़ें तो ये किसी के दिमाग में नहीं होती है, ये एक्सपेरिमेंट से आती हैं चीज़ें। तो दीज थिंग्स टेक टाइम। ठीक है, सो आप भी अपना टाइम लें और प्रॉपरली चीज़ों को पढ़ें। उसके बाद में हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं डॉबरनेर के कितने साल बाद में। देखो डॉबरनेर का भी हमारे पास में 1829 में, उसके बाद में 1866 के अंदर न्यूलैंड आते हैं। न्यूलैंड बोले तो एक म्यूजिशियन, कौन? अरे मैजिशियन नहीं, म्यूजिशियन। क्या? म्यूजिशियन। इसको म्यूजिक का बड़ा शौक था, और ये हर चीज़ को म्यूजिक से रिलेट करने की कोशिश करता था। और यहाँ पर जब इसने अपनी लाइफ में बहुत सारी डिस्कवरीज करी और यहाँ पर इसने म्यूजिकल नोट्स को अप्लाई किया, तो इसका नाम जो है हिस्ट्री में आ चुका है। और इसने क्या किया था भैया? सबसे पहली बात, उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। किस बेसिस पे डिवाइड किया? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज कर दिया इन एलिमेंट्स को। और इसने कहा कि जो हर 8th एलिमेंट होता है, हर 8th एलिमेंट वो फर्स्ट एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब जैसे आपने देखे म्यूजिकल नोट्स कौन कौन से होते हैं? आप में से है कोई म्यूजिशियन? क्या आपने ये सुना? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। अरे नीसा है, निशा नहीं है। तुम लोग कहाँ दिमाग लगाते हो? तो क्या आपने देखा ये जो सा आया है ये 8th लेटर है और ये फर्स्ट से रिजेंबल कर रहा है। अरे सारे गामा पाधा निसा, सारे गामा पाधा निसा, अरे बार बार रिपीट हो रही है चीजें। सेम तरीके से
न्यूलैंड ने जो ऑक्टेव्स बनाए उनको भी कुछ इस टाइप से डिवाइड किया कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होने लग जाएं, या उसने वो मेथड जान लिया जिस बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन्स को, एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज कर दें कि वो अपनी प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट करें। इसी को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी बोलते हैं। आप इसी चीज को फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, एसएचएम के अंदर। हार्मोनिक मोशन पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? अरे 11th क्लास सेकंड बुक, भूल गए क्या? तो वहां पे हमने पीरियोडिसिटी देखी। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो इसने क्या बोला? एवरी एट्थ एलिमेंट रिपीट्स प्रॉपर्टीज लाइक म्यूजिकल नोट्स। चलो एक बार देखते हैं कैसे इसने अरेंज किया। यहां पर देखो ध्यान से, इसने क्या बोला? काउंट करो भैया। लिथियम से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद में जो सोडियम आया ना, इसने बोला कि लिथियम जैसी प्रॉपर्टी शो करने वाला है। कैसी प्रॉपर्टी शो करने वाला है? उसके जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट जैसी। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, आप कहीं से भी काउंट करना शुरू करो। ये देखो, आप कहीं से भी काउंट करना शुरू करो। बेरिलियम से बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम एंड देन मैग्नीशियम विल शो प्रॉपर्टीज लाइक बेरिलियम। क्या समझ में आया? कहीं से भी काउंटिंग शुरू करो, एवरी एट्थ एलिमेंट विल शो प्रॉपर्टीज लाइक द फर्स्ट एलिमेंट इज शोइंग। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आई? देख रहे हो, ये जो थर्ड लाइन आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो ये जो कैल्शियम है, इसके बाद में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वो आ जाते हैं डी ऑर्बिटल्स। अरे डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डी ऑर्बिटल में जा रहे हैं, तो हम किसकी बात करेंगे? डी ब्लॉक की बात करेंगे। अरे करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो वहां पर क्या मैंने आपको एक चीज छोटी सी बताई थी? वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो n-1 के अंदर जाता है, और n-1 के अंदर जाता है, ये हमें आज पता है, लेकिन उस समय पर नहीं पता था। तो यहाँ पर हमारे पास में डॉबरनेट जो है भाई साहब, उनका सबसे पहले ट्रायड फेल हुआ। उसके बाद में न्यूलैंड आए जिन्होंने ऑक्टेव्स के बारे में बात करी, जो कैल्शियम पर आकर ढेर हो गए। अरे कैल्शियम पर आकर ढेर हो गए। कैल्शियम बोले तो चूने का नाम सुना है आपने? चूने में कैल्शियम होता है ना, तो बस चूना ही लगा पाए ये। ठीक है, बस अपना नाम सुर्खियों में बटोर लिया, और फिर बाद में बोले कि भैया कैल्शियम के आगे तो हमसे कछु ना हो पा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सीक्वेंसिंग देख लो एक बार, है ना? सीक्वेंसिंग हमने जो अभी उसकी पीरियोडिक टेबल जो उसने फ्रेम करी उसके अंदर देखी, तो कैल्शियम के बाद में वो फेल हो गया। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, क्योंकि कैल्शियम के बाद में ट्रांजिशन मेटल्स आ गए। ट्रांजिशन मेटल्स बोले तो डी ब्लॉक के मेटल्स। डी ब्लॉक्स में मेटल्स ही आते हैं क्या? डी ब्लॉक में सारे मेटल्स आते हैं, एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन है, आपने वो मूवी देखी है जिसमें वो उल्टा डब्लू ढूंढ रहे थे, या सीधा डब्लू ढूंढ रहे थे? कुछ तो डब्लू ही ढूंढ रहे थे। तो इस ट्रांजिशन मेटल्स के पूरे ब्लॉक में इन्होंने भी एक डब्ल्यू ही ढूंढा। आगे आप एक बार देख लेना, ये आपका होमवर्क है, हिंट मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, तो न्यूलैंड जो है उसने फर्स्ट टाइम रिदम डिस्कवर करी थी। रिदम बोले तो सुर ताल लगा है भैया, सुर ताल लगा है। अच्छा, रिदम आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है? केमिस्ट्री से हम थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ जाते हैं। बताओ रिदम वर्ड की एक खास बात। अरे सर, पूरे टाइम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम बोर हो जाएंगे हैं। रिदम वर्ड की खास बात बताओ, बताओ। रिदम इज द लॉन्गेस्ट वर्ड। लॉन्गेस्ट वर्ड, सर लॉन्गेस्ट तो बहुत सारे थे, अरे रुको यार। लॉन्गेस्ट वर्ड विदाउट एनी वॉवेल। अरे वॉवेल बोले तो ए, ई, आई, ओ, यू। अरे यू मतलब तुम नहीं, यू मतलब अम्ब्रेला वाला यू। ठीक है, छोटी सी बात है, इंग्लिश की है, एक फैक्ट है जो हमने देख लिया है। क्या न्यूलैंड के आगे चल सकते हैं हम? अरे क्या न्यूलैंड तक समझ में आया? अगर न्यूलैंड तक समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में कौन आता है? न्यूलैंड के बाद में
2 साइंटिस्ट आए और वो 2 साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अप्रोक्सीमेटली सिमिलर बातें बताई। दोनों अलग अलग जगह पर बैठकर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने कुछ एक लॉज और कुछ एक रूल्स बनाए जो दोनों के लगभग लगभग सेम थे। वे ऑफ अप्रोच डिफरेंट था, एंड रिजल्ट दोनों का सेम था। ठीक है। इन दोनों में से एक साइंटिस्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, और जो सेकंड साइंटिस्ट है वो लाइमलाइट में नहीं आ पाया। और वो क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि उसने थोड़ा सा आलस शो कर दिया चीज़ों को सबके सामने लाने के लिए। सबके सामने वो चीज़ें नहीं लेके आ पाया। पहले साइंटिस्ट का नाम है मेंडलीफ एंड सेकंड वन इज लोथर मेयर। तो जो लोथर मेयर थे हमारे पास में, उन्होंने अपनी चीज़ें पब्लिश टाइम पर नहीं करी, और इसकी वजह से मेंडलीव भाई साहब सुर्खियों में आए और उन्होंने सारी सुर्खियां बटोर ली। क्या इतना समझ में आता है? क्या इतना समझ में आता है? एक छोटा सा फैक्ट आपको बताते हैं और उसके बाद इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो फैक्ट बोले तो ज्ञान की बात, जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि हम हर क्लास के बाद में ज्ञान की बात करते हैं। आज की ज्ञान की बात क्या है? तो आज की ज्ञान की बात है कि जो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं भैया, उन एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। कौन से एलिमेंट्स बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं, अरे सारी ज्ञान की बात मैं ही बताऊंगा तो तुम लोग क्या करोगे रे घर जाके? तो ये है तुम्हारा होमवर्क। हिंट मैं तुमको क्लास के स्टार्टिंग में ही दे चुका हूं, और हिंट यहां पर ही कहीं पर लिखा हुआ है। तो इस ज्ञान की बात के साथ हम आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं, और हम आशा करते हैं कि इस चैप्टर को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये चैप्टर इन फ्यूचर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अगेन मैं बोल रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड दिस चैप्टर द पीरियोडिक टेबल वन, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर होल केमिस्ट्री। तो इसके अंदर बिल्कुल भी ढिलाई मत देना। प्रॉपर डिटेल में हर एक चीज़ें प्रॉपरली बता रहा हूँ, प्रॉपरली समझा रहा हूँ, हद बेसिक से बता रहा हूँ। अरे सर, आपने बोला था नंबर दोगे, बहुत बढ़िया। तो नंबर आज लिख लो भैया। नंबर बट रहा है यहाँ पर, हलवा पूड़ी बट रहा है भंडारे में। ये हमारा है देश का कोड। आजकल तुम लोग दूसरे देश के कोडों को बहुत ध्यान से देखते हो। हमारे देश का कोड ये है +91। नंबर क्या है मेरा? तो ये है हमारा नंबर। आप इससे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सभी प्रकार के डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, बायोलॉजी से रिलेटेड हो, फिजिक्स से रिलेटेड हो, आप सभी प्रकार के डाउट्स यहाँ पर पूछकर सॉल्व करवा सकते हैं। और इसके अलावा हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए हम आपसे यहीं पर अलविदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलिक्स के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।